हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं फिजिक्स के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लाइट, ह्यूमन आई, दोनों चैप्टर्स के पीवाईक्यू, सैम्पल पेपर क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड योर ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये वीडियो दो पार्ट्स में होगी। फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट टू चैप्टर्स को कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट्स होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ, और साथ में एक कॉपी और पेन को लेके बैठिए ताकि जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो वीडियो को स्टॉप करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा ताकि आपको पता चल सके आपको कितना आता है, और फिर आप वीडियो को स्टार्ट करके मेरे साथ आंसर को चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर लाइट से, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी वेटेज बोर्ड में बहुत बहुत ज़्यादा है और एक बहुत ही इजी चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट कंसेप्ट से, विच इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो है। यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हैं जिसमें आपको मिरर दिखाई दे रहा है। इस मिरर पे अगर एक इंसिडेंट रे फॉल करती है तो वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करती है। तो फर्स्ट लॉ हमारा हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी वेरी सिंपल। सेकंड लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में है, यानी कि अगर आप इमेजिन करो कि ये प्लेन ऑफ पेपर है तो ये तीनों की तीनों प्लेन ऑफ पेपर में ही लाई करती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रे आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर आ रही है, कोई 3D एंगल बना रही है, ऐसा नहीं है, राइट। तो चलिए, तो इसके हम कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर के? हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन बाय मिरर्स एंड रिफ्रैक्शन बाय लेंसेस, लेंसेस और उनके एप्लीकेशंस, एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय लेंसेस एंड मिरर्स। तो जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द मिरर्स। हियर यू कैन सी कि सामने आपको कॉनकेव मिरर की 6 फिगर्स दिखाई दे रही हैं। तो बच्चों, 6 फिगर्स में जो 5 फिगर हैं, इन 5 फिगर में जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है। सिर्फ ये जो लास्ट फिगर है इसमें ही इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिगर के साथ। दिस इज अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यानी कि जो केव बनाता है, इसका बैक साइड आपका ओपेक होता है और फ्रंट साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इमेजिन कि जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पर है, बहुत बहुत दूर है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो उससे जो रेज आती है वो होती है पैरेलल। जब पैरेलल रे मिरर के सरफेस पे इंसिडेंट होंगी तो वो हमेशा फोकस पे मीट करती हैं, ठीक है। तो एक पैरेलल रे आई ऊपर से, पास करी फोकस से। सेकंड रे भी आई पैरेलल, जो कि इंसिडेंट हुई कॉनकेव सरफेस पे और पास हुई फोकस से। तो इमेज कैसी होगी? इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट इज पॉइंट साइज, बहुत ही छोटी है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज पॉइंट साइज होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है। इमेजिन करो कि ये सन है या स्टार है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है और तो इमेज उतनी ही ज्यादा छोटी बनती है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम इसके सेकंड केस पे। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड कर्वेचर, कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट रे जो आएगी विच इज पैरेलल, पैरेलल रे हमेशा ही फोकस से पास करती है। सेकंड रे हम ले लेते हैं कर्वेचर से पास करती है। जब कर्वेचर से जो भी रे जाती है ना और वो मिरर के सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वो नॉर्मल पे इंसिडेंट होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है। इसीलिए वो अपना जो पाथ होता है उसको ट्रेस बैक कर लेती है, राइट। तो ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन भी आता है कई बार बोर्ड्स में। ओके, तो अब जहां पे भी ये दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब जो भी इमेज पोल से लेफ्ट साइड में होती है वो हमेशा ही रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। यानी कि जिस साइड आपको ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज बन रही है ना, लेफ्ट साइड में, तो ये हमेशा ही रियल और इन्वर्टेड इमेजेस होती हैं। नाउ बच्चों, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड कर्वेचर होता है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस और कर्वेचर के बीच में, बट ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होगी, ठीक है। इमेज है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इन साइज, मतलब इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो आ जाते हैं हमारे थर्ड केस पे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, कई बार ये आपके बोर्ड के पेपर में आता है क्योंकि बड़ा ही इजी है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट
कर्वेचर, इमेज इज ऑल्सो फॉर्म दैट कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, दोनों का साइज सेम है, राइट। अब जो फर्स्ट रे आई वो इंसिडेंट हुई आपके मिरर पे, और जो पैरेलल रे आती है वो हमेशा फोकस से जाती है। ठीक है, सेकंड रे अगर फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। जहां पे भी ये दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वही आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। ओके, तो इमेज कैसी हुई, इमेज ये भी रियल एंड इन्वर्टेड हुई, एंड सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का साइज सेम है। नेक्स्ट पे आ जाओ हमारा डी पार्ट। अब ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा और आगे रख दिया। ठीक है, पहले कहाँ पे था, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर इन्फिनिटी से हम थोड़ा आगे ले आए लेकिन बियॉन्ड कर्वेचर रखा, फिर हमने कहाँ रखा, कर्वेचर पे रख दिया। अब कर्वेचर से आगे हम ले आएंगे, यानी कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का साइज बड़े से छोटा होता चला जा रहा है और इमेज का साइज छोटे से बड़ा होता जा रहा है। अब जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो पहली रे जो पैरेलल होगी वो इंसिडेंट होगी कॉनकेव सरफेस पे मिरर के, वो जाएगी आपके फोकस से। सेकंड रे कर्वेचर से जाएगी जो कि अपना पाथ को ट्रेस बैक कर लेती है। जहां पे भी दोनों इंसिडेंट होंगे वहीं पे आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। नाउ इस केस में अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से छोटा है। ठीक है, इमेज का नेचर कैसा है, इट इज रियल इन्वर्टेड बट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कर्वेचर तक सेम साइज हो गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट छोटा होता जाएगा और इमेज बड़ी होती जाएगी। जो आपका डी पार्ट है ना, ये आपका, ये जो आप देख रहे हो बी पार्ट, इसका बिल्कुल अपोजिट है। डी और बी आपस में अपोजिट है। बी में हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड कर्वेचर रखा था और इमेज कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी थी, बट अब हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा है, इमेज बनी है बियॉन्ड कर्वेचर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं ई पार्ट पे। अब हमने इमेज को रख दिया फोकस पे, तो क्या होगा, जो फर्स्ट रे है पैरेलल वो हमेशा फोकस से पास करती है, सेकंड रे कर्वेचर से ट्रेस बैक करेगी। दोनों रेज आपस में पैरेलल हैं, मीट नहीं कर रही, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो जब आप फोकस पे होता है तो इमेज इंफिनिटी पे बनती है। इमेज कहाँ बनती है, इंफिनिटी पे। तो आपका ये ई पार्ट और ए पार्ट ये दोनों आपस में अपोजिट हो गए। ए पार्ट में क्या था, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बनी थी। ई पार्ट में उल्टा हो गया, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। ठीक है ना, तो ए और ई आपस में अपोजिट है, बी और डी आपस में अपोजिट है। नाउ लास्ट केस, ये भी आपका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, सी को और एफ पार्ट को बहुत अच्छे से बना के रे डायग्राम को प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड पोल एंड फोकस, आप देख रहे हैं दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, इसके बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे ना तो जो फर्स्ट रे है वो पोल पे इंसिडेंट होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये कहीं पे भी मीट करती हुई नहीं दिखाई दे रही, आपको दिख रहा है ना कि ये कहीं डाइवर्ज हो रही है, दूर जा रही है। जो सेकंड रे है वो आप एक कर्वेचर से पास करेगी और ये अपना पाथ को ट्रेस बैक करेगी। अब आप देख सकते हैं ये दोनों की दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी कि इमेज इस साइड तो बन ही नहीं सकती है। तो क्या करेंगे हम, इन रेस को हम बैक की साइड एक्सटेंड कर देंगे मिरर के, और जहां पे भी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे आपकी इमेज बनेगी। अब ये इमेज कैसी बनी, इमेज बनी वर्चुअल, erect and larger than the object. So this is the very very important case। जब भी हम मिरर को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज जो बनती है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो रे डायग्राम्स बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। अगर आप रे डायग्राम्स नहीं बना पाएंगे तो क्वेश्चंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आई विल एडवाइस यू कि रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस कम से कम 6 से 7 बार जरूर करना। नाउ नेक्स्ट आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ दो केसेस होते हैं, दोनों में ही वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। एक में जो इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंट साइज बनेगी, एक में जो इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी, या कह सकते हैं डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है, तो चलो फर्स्ट रे डायग्राम को हम देख लेते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ये पोल और
इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दो ऑब्जेक्ट को, कहीं पे भी रख दीजिए, इमेज कैसी बनेगी? फर्स्ट रे जो पैरेलल थी वो हमें लगता है कि फोकस से आ रही है, और कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है उसके बैक में होता है। तो ठीक है, ये हमने यहाँ पे इंसिडेंट करी और हमने ऐसे अपियर करा कि ये फोकस से आ रही है और यहाँ पे डाइवर्ज हो गई। ठीक है, सेकेंड रे जो होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लगेगा कि आ रही है। दोनों की दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब देखो इमेज कैसी है? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, राइट? इमेज है वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सेकंड केस देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो इमेज कैसी बनेगी? वो फोकस से आ रही है। जो सेकंड रे है वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई हमें लगेगी। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट कैसा होगा? ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड पॉइंट साइज। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस कैसे आपको पता चलेगा? ज्यादातर केसेस में कंफ्यूज करने के लिए आपको आ जाता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। कॉनकेव में हमने देखा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, बट इमेज का साइज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होता है। बट अगर आप कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स में भी वर्चुअल इरेक्ट बनती है, बट इमेज का साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होता है। तो इस चीज को हमेशा से ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज। नाउ लेंसेज दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस जो आप सामने देख रहे हैं, यानी कि लेंस क्या होता है बच्चों? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, इससे लाइट पास कर सकती है। ठीक है, इससे रिफ्रैक्शन होता है ना कि रिफ्लेक्शन। नाउ देखो, इसके एक तो फोकस इस साइड है और एक फोकस इस साइड है, राइट? क्योंकि रे ऑफ लाइट यहाँ से भी आ सकती है और इधर से भी आ सकती है। नाउ दिस इज f1, दिस इज 2f1, दिस इज f2 and this is 2f2। okay, now when the object is at infinity, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो रे ऑफ लाइट पैरेलल आती हैं। जब इससे रिफ्रैक्शन होगा तो दूसरी साइड में जब रे ऑफ लाइट जाएंगी तो वो कन्वर्ज करेंगी एक पॉइंट पे, इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंसेज को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है वो हमेशा ही फोकस पे मीट करती है, ये हम पढ़ चुके हैं मिरर्स के केस में, तो सेम यही होगा आपके लेंसेज के केस में। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड कर्वेचर, फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो पैरेलल थी वो लगेगा हमें जैसे फोकस से आ रही है। सेकेंड, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट होती है वो एज इट इज क्रॉस कर जाती है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड कर्वेचर होता है, इमेज f एंड 2f के बीच में बनती है। ठीक है, इमेज कैसी है? इमेज कैसी है? इमेज का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, राइट? ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f, तो हमने जैसे आप मिरर में पढ़ा था ना कि जब ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी कर्वेचर पे बनती है, सेम साइज की बनती है। सेम जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो हम कह सकते हैं ये रेडियस ही है कर्वेचर का। ओके, तो इमेज भी 2f पे ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज की है। ओके, अब आ जाओ, जब ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में रखेंगे, फर्स्ट रे पैरेलल जो फोकस से जाएगी, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, इमेज आपकी कहाँ बनेगी? बियॉन्ड कर्वेचर, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगेन ये है रियल इन्वर्टेड बट इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। लास्ट केस में आ जाओ, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो फर्स्ट रे जो पैरेलल है वो फोकस से जाती है, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, दोनों की दोनों इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनाती हैं। ठीक है, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो क्या होगा? फर्स्ट रे पैरेलल फोकस से जाएगी, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, लेकिन ये दोनों डाइवर्जिंग हैं, कहीं भी मीट नहीं कर रही, तो हम इनको बैक में एक्सटेंड कर लेते हैं। तो हम इनको बैक में एक्सटेंड कर लेते हैं और इमेज भी बियॉन्ड 2f बनती है। अब ये इमेज कैसी है? ये है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज एंड इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो इसके भी दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज दिस एंड द सेकंड इज दिस वन। ठीक है, तो ये दो केसेस जो हैं आपके लेंस के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कॉन्वेक्स लेंस बहुत आता है एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट इज द कॉनकेव लेंसेज। तो जिस तरीके से हमने कॉन्वेक्स मिरर में दो इमेजेस पड़ी थी, उसी तरीके से कॉनकेव लेंस की भी दो इमेजेस होती हैं। दोनों ही इमेजेस जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं। ठीक है,
तो बच्चों देखो, जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस भी कहलाता है, क्योंकि जब इसमें रे ऑफ लाइट पड़ती है तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्रैक्ट करती है। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल है वो डाइवर्ज कर जाएगी, सेकंड रे ऑफ लाइट भी जो पैरेलल है वो डाइवर्ज कर जाएगी, और जब हम इसको बैक में एक्सटेंड करेंगे तो इट विल अपीयर दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो इसी पॉइंट पे आपकी बनेगी इमेज। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, द इमेज फॉर्म्ड इज एट फोकस। कैसी बनी? ये वर्चुअल है, इरेक्ट है और हाईली डिमिनिश्ड है, यानी कि पॉइंट साइज की है। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनी। नाउ अगर कॉनकेव लेंस में हम जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखोगे, तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से आ रही है। सेकेंड रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है वो पास कर जाएगी, जहां पे भी दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्म होगी। इमेज अगेन कैसी है? वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। ठीक है, नाउ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव। इमेज क्या है? इमेज भी लेफ्ट साइड में ही है, इसलिए इमेज इज ऑल्सो नेगेटिव। नाउ द नेक्स्ट इज द important formulas. Mirror formula is 1 over focal length is equal to 1 over image distance plus 1 over object distance. F is focal length, V is image distance, U is object distance. तो मिरर फॉर्मूला में प्लस होता है, लेंस फॉर्मूला भी सेम है बट लेंस फॉर्मूला में माइनस हो जाता है। मैग्निफिकेशन जो कि हमें साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो देता है, दैट इज h डैश ओवर h, यानी कि हाइट ऑफ इमेज ऊपर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस v ओवर u। नाउ मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर माइनस v ओवर u होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस प्लस v ओवर u होता है। बस इतना ही डिफरेंस है, मिरर फॉर्मूला में प्लस, लेंस फॉर्मूला में माइनस। मैग्निफिकेशन मिरर्स माइनस होती है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस प्लस में होती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कॉनकेव मिरर है या फिर लेंस है, कॉनकेव मिरर या फिर कॉनकेव लेंस, इन दोनों की ही जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या लेंगे आप? हमेशा नेगेटिव में लेंगे। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से, कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से, इनकी फोकल लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन एंड स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। सपोज फर्स्ट मीडियम को हमने ले लिया एयर, सेकंड मीडियम को अगर हम ले लेते हैं ग्लास, और हम ड्रॉ करते हैं एक नॉर्मल, नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। नाउ फर्स्ट रे ऑफ लाइट एयर से इंसिडेंट होती है नॉर्मल पे, ठीक है, और पास करती है ग्लास में, तो क्या होगा? ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, क्योंकि एयर एक रेयरर मीडियम है। ठीक है, एयर क्या है? रेयरर मीडियम है, और ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम है। तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है वो बेंड करती है टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल। नाउ स्नेल लॉ क्या बोलता है? साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल I ओवर साइन ऑफ एंगल R इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो साइन थीटा जो होगा आपका, सो स्नेल्स लॉ इज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा टू, यानी कि यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो दे रखा है उसको हम थीटा वन ले लें और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को थीटा टू ले लें, तो साइन ऑफ थीटा वन का रेशियो एंड साइन ऑफ थीटा टू का रेशियो, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा ही कांस्टेंट होता है। राइट, तो इस चीज को आप यहाँ फिगर से भी अच्छे से समझ सकते हैं। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन I ओवर साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट। राइट, चलिए दिस इज द स्नेल्स लॉ। इसके बाद हम आ जाते हैं
key questions from the previous year and MCQs. First is the power of lens. What is the power of lens? What does its sign, positive or negative, indicate? तो बच्चों पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस लेंस की एबिलिटी होती है कि वो लाइट को कितना ज्यादा कन्वर्ज या फिर कितना ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है. सो वी कैन से पावर ऑफ लेंस इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट. तो पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा लेंस कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर लेंस कॉन्वेक्स है या फिर मिरर कॉन्वेक्स है तो उसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव. और फोकल लेंथ और पावर का आपस में क्या रिलेशन होता है? पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ. यानी कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव में ही आएगा. और पॉजिटिव किसके लिए होता है? कॉन्वेक्स के लिए. और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है इट मीन्स कि लेंस या फिर मिरर कॉनकेव है. राइट तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव. सो वी कैन आइडेंटिफाई पॉजिटिव फोकल लेंथ या पॉजिटिव पावर. इट इंडिकेट्स कॉन्वेक्स लेंथ या फिर कन्वर्जिंग लेंस. And negative focal length indicates या negative power indicates that it is a concave lens या फिर diverging lens. right? चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं magnification by the spherical mirrors. The magnification produced by the spherical mirror is -3. Magnification हमें बताता क्या है? Magnification is the ratio of size of image to the ratio of size of object. ठीक है, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है. तो मिरर के केस में मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो या फिर -v ओवर u यानी कि इमेज ओवर ऑब्जेक्ट का रेशियो भी कह सकते हैं. नाउ the magnification is -3. List 4 pieces of information you can deduce about the mirror. तो बेटा माइनस से तो हम इंडिकेट करा सकते हैं कि इमेज कैसी है. तो देखो बच्चों माइनस मतलब जो आपकी इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनी है. फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कॉनकेव जो लेंसेस हैं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर. तो जो भी चीज हम पोल से लेफ्ट साइड में मेजर करते हैं वो हमेशा नेगेटिव होती है तो ऑब्जेक्ट हो गया नेगेटिव. सिमिलरली आपकी इमेज के आगे भी माइनस लगा है मतलब इमेज भी कहीं इधर ही बन रही है. तो माइनस से हमें पता चलता है कि आपका मिरर जो है वो कॉनकेव है क्योंकि कॉनकेव मिरर्स ही रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं. ठीक है तो माइनस साइन से वी कैन आइडेंटिफाई दैट द मिरर इज कॉनकेव मिरर. एंड 3 से हम क्या इंडिकेट लगा सकते हैं दैट इमेज इज 3 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. 3 गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट से. तो देखो अगर मैग्निफिकेशन का साइज होता है 1 यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है. अगर मैग्निफिकेशन का साइज होता है लार्जर देन 1 यानी कि 1.2 2 3 4 कुछ भी ठीक है मतलब 1 से ज्यादा तो आपकी इमेज का साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट है. अगर मैग्निफिकेशन आती है आपकी लेस देन 1 यानी कि हम कह सकते हैं अगर मैग्निफिकेशन आ रही है हाफ तो हाफ यानी कि 0.5 या 1/4. ठीक है तो आपका जो इमेज का साइज है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा. तो मुझे कमेंट करके बताओ अगर मैं आपको देती हूँ +5 so can you tell me which type of mirror is it and what piece of information do you deduce about the mirror. ठीक है आप क्या क्या इससे समझ सकते हैं +5 से मुझे कमेंट करके जरूर बताना. लेट अस सी कि कितने बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है. आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज रिफ्रैक्शन एंड स्पीड ऑफ लाइट. The absolute refractive index of glass and water are 4/3 and 3/2. तो चलो हम पहले डिटेल्स लिख लें इसकी. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट कर सकते हैं एन जी. एंड वाटर का भी दिया हुआ है एन डब्ल्यू. एन जी कितना है 4/3 एंड डब्ल्यू कितना है 3/2. ओके नाउ इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यानी कि वी जी कितना है ये 2 × 10⁸ 8
कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, तो हमें स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is equal to speed of light in vacuum to the ratio of speed of light in the given material, right? Now Ng is already given, कितना है ये? This is 4/3 is equal to speed of light हमें निकालनी है and Vg is given medium, तो ये कितना है? 2 into 10 to the power 8 which is equal to, ये क्या हो जाएगा? C is equal to 4 into 2 into 10 to the power 8 divided by 3. 2 4s are 8/3 which is equal to 2.67 into 10 to the power 8, और क्योंकि स्पीड है तो यूनिट लग जाएगी मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर। स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कैलकुलेट करना है। अगेन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन एज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर to the speed of speed of light in the vacuum to the ratio of speed of light in water। तो हमें C तो अभी अभी हमने निकाला है, वो कितना हमारा आया था? 2.67 into 10 to the power 8 divided by VW हमें निकालना है, NW is given 3/2। तो इसको जरा मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ ताकि हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को लिख पाए। तो बच्चों इसके आगे क्या होगा? नाउ इसके आगे क्या होगा? इट विल बी वी डब्ल्यू, क्योंकि हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है। क्या हो जाएगा ये? C/NW यानी कि 2.67 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 8, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड हो गया 3 से। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.78 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारे पार्ट 2 का आंसर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेशियो आपको ना चेंज करके भी दे सकते हैं। हो सकता है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 कर दें, वाटर 4/3 कर दें, तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को समझ के करिएगा। नाउ हियर यू कैन सी, इसका आप आंसर यहाँ पे भी देख सकते हैं और इसकी एक पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज इन द कॉन्वेक्स मिरर। When an object is placed 30 cm from the convex mirror and the focal length is 15 cm, describe the characteristics of the image। तो इमेज कैसी होगी? जब ऑब्जेक्ट, देखो कॉन्वेक्स मिरर, तो देखो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर होता है इस तरीके से, ठीक है? क्या बोला है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है? ऑब्जेक्ट प्लेस है 30 सेंटीमीटर पे। U is -30 centimeter from the pole of the mirror with the focal length 15 centimeter। और इसकी फोकल लेंथ कितनी है? देखो फोकल लेंथ होती है हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है, फोकल लेंथ इसकी है 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स की बिहाइंड होती है, ये हमें पता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट 30 पे ही रखा हुआ है, राइट? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। तो हमें पता है जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उनकी जो इमेजेस होती हैं वो बिहाइंड द मिरर बनती हैं। तो जो फर्स्ट रे पैरेलल है वो डाइवर्ज हो जाएगी, और जब हम उसको बैक में एक्सटेंड करेंगे तो अपीयर होगा कि वो फोकस से ही आ रही है। जो सेकेंड रे होगी वो ऐसा अपीयर होता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, और दोनों की दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पे हमारी इमेज बनती है। तो ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज कैसे हुए? इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इट इज डिमिनिश्ड इन साइज, ठीक है? डिमिनिश्ड है, छोटी है देन द ऑब्जेक्ट। इसको आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। U is
-30 सेंटीमीटर एंड V हमें निकालना है। फोकल लेंथ इज गिवन, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, तो इट इज +15। फॉर्मूला जो होता है मिरर्स का, इट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-30। इट मीन्स अगर हमें v निकालना है तो v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/30 हो जाएगा। क्यों? अगर आप देखो v को आप इधर ही रहने दीजिए, इसको आप उधर ले जाओगे तो पहली बात तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया था, जब आपको इसको इधर की साइड शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका v कितना हो गया? 1/v इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 30 और आपका आ गया ऊपर 1 + 2 इज इक्वल टू 3, यानी कि v कितना हो गया आपका 30/3, 3 × 3 एंड 10, तो आपका इमेज डिस्टेंस आ गया 10 सेंटीमीटर। तो आपकी इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर पे, यानी कि पोल और फोकस के बीच में कहीं बन रही है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड बन रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसकी पिक्चर आप यहाँ से खींच भी सकते हैं और अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज रिफ्रैक्शन थ्रू द ट्रायंगुलर प्रिज्म। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रॉ अ रे डायग्राम to show refraction of light through a triangular glass prism and mark the angle of deviation। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए इसमें आपको क्या करना है बच्चों, पहले तो एक ट्राइंगल बना लीजिए, राइट, और उसके सरफेसेस को मार्क कर लीजिए। लेट अस से इट इज ट्राइंगल ए बी एंड सी। नाउ let us say a ray of light is incident on face AB। इस रे ऑफ लाइट का हम नाम दे देते हैं PE। जब एक रे ऑफ लाइट एक ट्रायंगुलर सरफेस पे इंसिडेंट होगी, तो अगर हम यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये बाहर जो है एयर एक रेयर मीडियम होता है और जो आपका प्रिज्म है वो एक डेंसर मीडियम है। इट मीन्स जो रे ऑफ लाइट है वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी। ठीक है, ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे बनता है? नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज हियर, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। नाउ PE is incident ray, EF is refracted ray। अगेन अब ये जब दूसरे सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। अब ये बाहर निकली तो इसका नाम है इमर्जेंट रे। अब जो M डैश और M नॉर्मल है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, दिस इज इमर्जेंट रे और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। लेटस से इसका नाम हम देते हैं S। ओके, तो SF इज इमर्जेंट रे। नाउ अब हमें क्या करना है, हम इसको बैक में एक्सटेंड करना है। जब हम इसको ओरिजिनल राइट, फर्स्ट हम जो ओरिजिनल रे है उसका पाथ एक्सटेंड करेंगे और जो ये इमर्जेंट रे है उसको बैक में एक्सटेंड करेंगे। जहां पे ये इंसिडेंट होगी वो आपका बन जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। सो दिस इज एक्चुअली द एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का क्या मतलब है कि ओरिजिनल रे का पाथ होना चाहिए था ये, पर ये अपने पाथ से डेविएट होके अब यहाँ से निकल रही है इमर्जेंट रे बन के। ठीक है, तो इसके नीचे आपको सारी की सारी डिटेल्स लिखनी होगी जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप इसको इस तरीके से प्रॉपरली वेल लेबल्ड लिखेंगे और इसके नीचे सारी की सारी आपको ये डिटेल्स भी मेंशन करनी होगी। चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज ऑफ कॉनकेव मिरर इमेज। ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द कॉनकेव मिरर when the object is at the center of curvature and explain the nature of the image। तो बच्चों इसमें हमें कॉनकेव मिरर बनाना है।
लेट अस से दिस इज द कॉनकेव मिरर, जिसकी जो बैक साइड है वो ओपेक है, ये इसका पोल है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका फोकस है, और ये है इसका फोकस का डबल यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या बोल रहे हैं, हमें रे डायग्राम बनाना है जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी। तो हमने क्या पढ़ा है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी सेम साइज की बनती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। तो पहले इमेज बना लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जो फर्स्ट रे है वो पैरेलल है, कहाँ से जाएगी, वो फोकस से जाएगी, ठीक है। सेकंड रे अगर फोकस से जा रही है तो क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगी, राइट। एरोस बनाने बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एरोस नहीं बनाए तो मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो दिस इज द इमेज। इमेज कैसी है, इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आप इसके पिक्चर क्लिक कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज रिफ्रैक्शन एट द वाटर सरफेस। नाउ व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर at an oblique angle, explain if the light went towards or away from the normal। तो ये अभी अभी मैंने आपको बताया, let us say this is the boundary of air and water, ठीक है। एक हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, लेट अस से नॉर्मल का नाम दे देते हैं एन, एन डैश। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कोई भी लाइन। नाउ लेट अस से एक रे ऑफ लाइट है जो कि एयर से वाटर में जा रही है। तो एयर कैसा है, एयर रेयरर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है। तो जब भी एक रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, ठीक है। तो इसका एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए था, इसको इस तरीके से स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। तो बस यही आपको ड्रॉ करना है, बहुत ही सिंपल है, राइट। तो आप इसकी भी पिक्चर ले लीजिए, आगे चलते हैं। List two possible ways in which a concave mirror can produce a magnified image of an object placed in front of it. State two differences if any between these two images। तो हमें दो possible ways बताने हैं जिससे कि concave mirror मैग्निफाइड इमेज बनाता है। तो इसमें दो केसेस बनते हैं बच्चों। पहला केस बनता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और कर्वेचर के बीच में रखा होता है, तो जो फर्स्ट रे है वो पैरेलल जाती है, फोकस से पास करती है। सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपके मिरर पे टकरा के नॉर्मल पे क्योंकि इंसिडेंट होती है तो सेम पाथ को ट्रेस बैक करती है, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम हो गया तो वो अपना पाथ को ट्रेस बैक कर लेती है। दोनों को जब आप एक्सटेंड करोगे बैकवर्ड में तो जहां पे भी दोनों इंटरसेक्ट होंगी वहीं पे इमेज बनती है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस एंड कर्वेचर के बीच में होता है तो इमेज बड़ी बनती है ऑब्जेक्ट से। सेकेंड केस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है तो भी इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है। तो ये दो केसेस हैं जब आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाती है, राइट। स्टेट द डिफरेंसेस एनी बिटवीन these two images। so image produced in the first case it is real and inverted, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। बट सेकंड केस में इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, दोनों में लार्जर है, बट ये रियल इन्वर्टेड है और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, यही इनका डिफरेंस है। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द स्फेरिकल मिरर इज +1/3। प्लस में है, प्लस से हमें मिरर का नेचर पता चल जाता है कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। आप मुझे कमेंट करके बताइए व्हाट डू यू थिंक, कि कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है। एनालाइजिंग दिस वैल्यू स्टेट द टाइप ऑफ मिरर। टाइप ऑफ मिरर क्या है, अभी तक आप लोगों ने मुझे कमेंट कर दिया है तो बहुत बढ़िया, जिसने नहीं कमेंट करा है उसको मैं बता देती हूँ बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर है ये। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स लेंस की जो मैग्निफिकेशन है, पावर है या फोकल लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव होती है, इसका नोट बना लीजिए। सो वी कैन से दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। नाउ
we have to state the position of the object with respect to the pole of the mirror and draw any diagram to justify your answer. अब कॉन्वेक्स के ना दो केसेस हैं, एक तो वो केस है जिसमें हमने जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा, एक वो केस है कि हमने ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी एनीवेयर। तो हम सेकंड केस को ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट हमने पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दिया, नॉट एट इन्फिनिटी। तो ठीक है, जो फर्स्ट रह गई पैरेलल, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है तो ये हो जाएगा डायवर्ज, राइट। जब हम इसको बैक में एक्सटेंड करेंगे तो इट विल अपीयर दैट द रे इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। नाउ सेकेंड रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमें लगेगा अपीयर हो रही है, आ रही है। अब जहां पे ये दोनों रेज मीट करेंगी वहीं पे आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो इमेज आपकी ए डैश बी डैश हो गई। इमेज कैसी है? इमेज इज बिटवीन योर focus and pole, and image is virtual and erect and it is smaller in size than the object. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमें ऐसे भी पता चलता है, देखो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1/3 है तो यानी कि ये 1 से छोटी है, 1 से छोटी मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, राइट। तो चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप यहाँ पे इसकी पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज draw the ray diagram to show the path of the reflected ray in each of the following cases. A ray of light incident on the convex mirror strikes at its pole making an angle theta from the principal axis. तो पहले तो हमें करना है convex mirror को ड्रॉ, राइट। अब हमें इसका ड्रॉ करना है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल। क्या बोल रहे हैं? रे ऑफ लाइट स्ट्राइक एट इट्स पोल, तो पोल तो ये रहा। इंसिडेंट रे अगर इस पे स्ट्राइक करती है तो क्या होगा? इंसिडेंट रे जब भी पोल पे स्ट्राइक करती है तो सेम एंगल से उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज इक्वल। तो ए पार्ट तो हमारा हो गया। सेकेंड में बोल रहे हैं इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। अगेन हमें एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करना है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है, पोल इसका फोकस इसके बैक में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बैक में है। नाउ इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस की तरफ डायरेक्ट हो रही है, ठीक है। तो यानी कि अगर ये इस तरीके से आ रही है और प्रिंसिपल फोकस की तरफ डायरेक्ट हो रही है तो ये क्या होगा? ये डाइवर्जिंग है ना, तो ये पैरेलल है, ठीक है। यानी कि ये अगर इस तरीके से यहाँ से आ रही है, इधर इंसिडेंट होगी और ये पैरेलल हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा पार्ट बी। नाउ द थर्ड इज व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो हमें ऐसा अपीयर होगा कि ये फोकस से आ रही है, बट ये इस पे इंसिडेंट होके डाइवर्ट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा सी पार्ट। तो फर्स्ट इज दिस and B and C. This is the B1 and this is the C part. Okay. चलिए आ जाते हैं हमारे next figure पे। Now the next question is the above image is of a reflecting telescope. तो आप ये फिगर देख रहे हैं, टेलीस्कोप की है। Reflecting telescope revolutionized our ways of looking into the sky. They employ mirrors to gather and focus light rather than relying solely on the lenses. As in their refracting counterparts, these telescopes utilize precisely shaped and polished mirrors to capture incoming light and reflect it to the focal point where it forms an image for the observation. तो मतलब ये सारा एक पैराग्राफ है, जस्ट इसमें कॉमन सी इंफॉर्मेशन दी गई है टेलीस्कोप के बारे में। एक्चुअल है ये फिगर जो आपको समझनी है। इस फिगर में बच्चों देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये आप पैरेलल रे ऑफ लाइट देख सकते हैं, है ना। ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, फर्स्ट रे ऑफ लाइट, सेकेंड रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये यहाँ एक मिरर है, कर्व्ड मिरर, इस पे टकराई, इंसिडेंट हुई और उसके बाद रिफ्लेक्ट करती है और एक पॉइंट पे आ रही है। दिस इज द प्लेन मिरर, ठीक है। ये प्लेन मिरर पे पड़ती है और फिर से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और फिर आप देख रहे हो यहाँ पे एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है।
इस पे पड़ने के बाद ये आई पीस पे जा रही है, मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज आवर आई, हम देख रहे हैं यहाँ से द रे ऑफ लाइट आ रही है। तो ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार, यहाँ पे एक स्टार है, इस स्टार से पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, कर्व्ड मिरर पे इंसिडेंट होती हैं, फिर प्लेन मिरर पे जाती हैं, फिर एक ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है इस पे पड़ती है, और फिर हम इसको देख सकते हैं इस स्टार को। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ द टेलीस्कोप। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज what kind of image of the star is seen by the observer at the eyepiece? तो यहाँ पे जो स्टार बना हुआ है इसकी इमेज कैसे दिख रही है यहाँ पे ऑब्जर्वर को? तो बच्चों ये इमेज कैसी होगी? ये इमेज होगी रियल। रियल इमेज क्यों बेटा? क्योंकि देखो पहले तो ये रे ऑफ लाइट आई और ये रे ऑफ लाइट इस कर्व्ड सरफेस पे इंसिडेंट हुई। ये कर्व्ड सरफेस हम गेस कर ही सकते हैं, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। इसके बाद कॉनकेव मिरर यानी कि कन्वर्जिंग मिरर है ना, ये लाइट रे सारी की सारी इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई। ये एक प्लेन मिरर था। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक आपको यहाँ पे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है ना, ये दिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमें दिखाई दे रहा है कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेजेस बनाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेजेस बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमें कैसी इमेज दिखाई देगी? ये हमें रियल इमेज दिखाई देगी यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप? तो ये मिरर कैसा है? ये है कॉनकेव मिरर, है ना, हमें दिखाई दे रहा है कि फ्रंट जो साइड है वो उसकी रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कॉनकेव मिरर है। सी इज एक्सप्लेन विद रीजन व्हाट काइंड ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस यानी कि लेंस या फिर मिरर इट इज यूज्ड एट द आई पीस। इस आई पीस में कौन सा है? ये हमने बता ही दिया है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। डी इज व्हाट इज द रोल ऑफ द प्लेन मिरर इन द टेलीस्कोप? तो यहाँ पे ये जो प्लेन मिरर दिखाया हुआ है इसका रोल पूछ रहे हैं कि इसका रोल क्या है। तो बच्चों प्लेन मिरर की आपको प्रॉपर्टी पता होगी, दैट इज लेटरल इनवर्जन। तो पहला तो ये क्या काम कर रहा है? इट इज लिटरली इन्वर्टिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय द कर्व्ड मिरर। तो कर्व्ड मिरर से जो भी इमेज यहाँ पे रिफ्लेक्शन होके आई उसको लिटरली इन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है ये? इसका सेकंड काम, इट हेल्प इन डायरेक्टिंग द रेज टूवर्ड्स द आई पीस। इसी की वजह से ये जो रेज इस पे पड़ी वो इस आई पीस की तरफ डायरेक्ट हो गई। तो ये इसके दो काम हैं। ठीक है, तो आंसर को आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर यू कैन सी अ फिगर, यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रही है। द अबव फिगर शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ लेंस शोन बाय द थिक लाइन। तो ये जो थिक लाइन दिखाई दे रही है ना आप लोगों को, ये कोई लेंस है। ठीक है, किसी टाइप का लेंस है। एनालाइज द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आप इस फिगर को एनालाइज करो और आंसर्स दीजिए क्वेश्चन के। व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड? तो बच्चों आप देख रहे हो ये बट पड़ा है एक ऑब्जेक्ट, है ना, और ये इसके पीछे इमेज है। तो याद करो सिक्स्थ केस, लास्ट केस जो हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस का, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें जब ऑब्जेक्ट पोल यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है, तो फर्स्ट रे जो पैरेलल है वो फोकस से जाती है, सेकंड रे आपके ऑप्टिकल सेंटर से चली जाती है, ये दोनों डाइवर्ज हो रही हैं, तो इनको हम बैक में एक्सटेंड करते हैं और हमें मिल जाती है इमेज। तो ए बी इज योर ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज योर इमेज। इमेज कैसी है? इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड? दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का लास्ट केस है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? इमेज कैसी है? सीधी खड़ी है ना, तो वर्चुअल है और इरेक्ट है, क्योंकि जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वही इरेक्ट होती हैं, सीधी होती हैं। नाउ इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो v इस केस में हमें दे रहे हैं 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन हमें क्या दिया? मैग्निफिकेशन इज 2, क्योंकि इमेज का साइज 2 टाइम्स है द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
देन वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, तो हमसे पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है। तो बच्चों जो भी चीज आपके लेंस या फिर मिरर से लेफ्ट साइड में होती है उसके आगे हम लगाते हैं माइनस का साइन। तो इट मीन्स कि इमेज के आगे हम लगाएंगे माइनस का साइन। हमें निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमारे पास है v, हमारे पास है m। तो फॉर्मूला क्या बनता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v ओवर u। मैग्निफिकेशन इज टू v इज -30, तो u क्या होगा, आराम से निकल जाएगा, u इज इक्वल टू -30 ओवर 2, सो इट इज -15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट आपका -15 सेंटीमीटर पर प्लेस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। चलिए, तो इसका भी आप क्लियर आंसर यहाँ पे देख सकते हैं और पिक्चर खींच सकते हैं। नाउ इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके बच्चों, देखो जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ वो तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, लेकिन इसके साथ ही फिजिक्स में जो एनसीईआरटी है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज कई बार चेंज हो जाती हैं, तो आपका बेस तो तभी क्लियर हो पाएगा जब आप एनसीईआरटी को थॉरोली और बहुत अच्छे से एटलीस्ट 4 टाइम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बच्चों एग्जाम्पल 9.1, example 9.2, example 9.3, example 9.4 and all the back exercise of chapter light बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया तो आपको लाइट चैप्टर से रिलेटेड तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, दिस इज गारंटेड फ्रॉम माय साइड। ओके, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नाउ इसके बाद हमारा चैप्टर आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे पहले देखो हमारे जो फिजिक्स है ना 10th का, उसमें लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनके मैक्सिमम वेटेज है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से भी बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको फॉर्मूलाज याद नहीं होते। तो इसीलिए मैंने सारे के सारे फॉर्मूलाज आपके लिए एक पेपर में लिख के आपके सामने रख दी हैं। इसकी पिक्चर क्लिक कर लो और एज इट इज अपने पेपर में इसको नोट डाउन कर लो, अपनी कहीं अलमीरा पे आपके स्टडी टेबल पे जहां भी पढ़ते हो उसको चिपका लो, ताकि आप इसको रोज देखो रोज देखो रोज देखो। तो आपको हार्डली विद इन 10 डेज ये सारे बाई हार्ट याद हो जाएंगे, और जब आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे ना तो ये चैप्टर तो आपका चुटकियों का काम बन जाएगा। तो चलो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे इलेक्ट्रिसिटी के, विच इज द फिगर below shows three cylinder copper conductors along with their face areas and the lengths. Compare the resistance and the resistivity of the three conductors and justify your answer. तो बच्चों आपको ना यहाँ पे 3 सिलेंडर्स दिख रहे हैं, है ना, फिगर ए, फिगर बी एंड फिगर सी। फर्स्ट सिलेंडर का सिर्फ हमें लेंथ और एरिया दिया हुआ है, सेकेंड का हमें लेंथ और एरिया दिया हुआ है, बट इसकी लेंथ थ्राइस है और एरिया डिवाइडेड बाय 3 है, मतलब कम हो गया एज कम्पेयर टू फॉर द फर्स्ट सिलेंडर। लास्ट सिलेंडर का लेंथ जो है लेस हो गई बाय 3 टाइम्स, बट एरिया इंक्रीज हो गया है बाय 3 टाइम्स। तो हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करनी है इनकी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको पिछले अभी इसमें दिखाया है ना शीट में, दैट इज R इज इक्वल टू रो लेंथ ओवर एरिया। बस हमें यही तीनों में अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो क्या करो, 3 कॉलम्स बना लो। फर्स्ट का तो आपका R इज इक्वल टू रो लेंथ ओवर एरिया ही आएगा रेजिस्टेंस 1, क्योंकि इसमें और तो कोई आपको कोई भी डायमेंशन कोई भी मेजरमेंट्स नहीं दी गई है। बी के लिए हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, बी का क्या होगा। लेंथ यहाँ पे दी गई है 3L और एरिया क्या दिया गया है, एरिया ओवर 3। तो अगर हम रेजिस्टेंस 2 निकाले रो लेंथ ओवर एरिया, तो क्या निकलेगा आपका, रो लेंथ कितना है 3L, एरिया कितना है, एरिया बाय 3, तो ये 3 ऊपर चला गया, यानी कि R2 कितना हो गया 9 रो लेंथ ओवर एरिया। तो R2 आपका आ गया 9 रो लेंथ ओवर एरिया। सिमिलरली हम R3 भी निकाल सकते हैं। R3 R3 में लेंथ हमें दी गई है L ओवर 3 और एरिया दिया गया है 3A। तो R3 हमारा क्या आ जाएगा, रो लेंथ ओवर 3 इंटू 3A। तो R3 क्या हो गया 1 ओवर 9, 3 इंटू 3 9,
रो लेंथ ओवर एरिया। तो ये होगा कंपैरिजन, R1 है हमारा रो लेंथ ओवर एरिया, R2 है 9 रो लेंथ ओवर एरिया एंड R3 है 1 ओवर 9 रो लेंथ ओवर एरिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। तो इसकी भी आप इस तरीके से पिक्चर क्लियरली खींच सकते हैं और अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस in the month of the September if the rate of unit of electricity is ₹6। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दी गई हैं, पहला है हीटर, सेकंड है रेफ्रिजरेटर। इनको रन करने की सितंबर मंथ में कितना बिल आता है, ठीक है, एक यूनिट का कितना बिल है, दैट इज ₹6। नाउ तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है, कितना पावर है इनटू टाइम इनटू नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों के लिए वो आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रन कर रहे हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ एनर्जी 1 निकालते हैं फर्स्ट के लिए, हीटर के लिए, तो पावर कितनी है 1000 वॉट, ठीक है, अगर वॉट में दिया है तो हमें उसको 1000 से डिवाइड करना है, क्योंकि वॉट को हम किलो वॉट में कन्वर्ट करते हैं जब भी हम अपने घर के डिवाइसेस का बिल निकालते हैं, ठीक है, ज्यादा क्योंकि हम ज्यादा दिनों का निकाल रहे हैं ना, तो मतलब वो बिल है, तो हमें वॉट के जगह किलो वॉट निकालना होता है। नाउ द टाइम इज, टाइम कितना है सितंबर, सितंबर के मंथ में कितने डेज होते हैं, सितंबर के मंथ में 30 डेज होते हैं, ठीक है, और कितने घंटों के लिए चल रहा है 5 आवर्स के लिए, राइट, तो 1000 से 1000 कट जाएगा, मतलब 30 इज 150 किलो वॉट आवर्स। तो एनर्जी 1 तो हमारा निकल गया है, दैट इज 150 किलो वॉट आवर्स। सेकेंड निकाल लेते हैं हम इसका, एनर्जी ऑफ रेफ्रिजरेटर, अगेन पावर इनटू टाइम, पावर है इसका 400 वॉट, यानी कि डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो किलोवाट हो जाएगा, इनटू टाइम इज 10 आवर्स, इनटू 10 आवर्स, इनटू नंबर ऑफ डेज कितने हैं 30 डेज इन द मंथ ऑफ सितंबर, 0 0 0 0 0 एंड 0, so 4 into 10 into 3 is 120 किलोवाट आवर। तो हमने दोनों एनर्जी निकाल ली, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, total energy is 150 plus 120 is equal to 270 kilowatt hours। तो टोटल एनर्जी तो हमारे पास आ गई, हमें निकालना है कॉस्ट, दैट इज बिल, ठीक है, तो बिल निकालने के लिए नाउ अब हमारे पास आ गई है टोटल एनर्जी विच इज 270 किलोवाट आवर, हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, आपकी जितनी भी टोटल एनर्जी निकली है इनटू जितना आपको एक यूनिट का प्राइस दिया है, एक यूनिट का प्राइस यहाँ पे है ₹6, ठीक है, तो इनटू 6, दैट इज 270 इंटू 6 इज इक्वल टू ₹1620, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आपको एक डिवाइस, दो डिवाइस, कितने भी डिवाइस दे दें, सबकी अलग 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 एनर्जी निकालो, सबका टोटल कर दो और फिर जितनी भी यूनिट एनर्जी बोले उससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आंसर आ जाएगा। ध्यान क्या रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अगर आपको पावर वॉट में दी गई है तो उसको किलो वॉट में कन्वर्ट करें बाय डिवाइडिंग बाय 1000, बस इतना ही करना है, बड़े आराम से आंसर्स आ जाएंगे आपके। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज अ बैटरी और ई, दिस इज द बैटरी ई, ओके, ये बैटरी ई है। नाउ आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ बैटरी ई इज कनेक्टेड टू द 3 आइडेंटिकल लैम्प्स पी क्यू आर, ये बैटरी ई है, पी क्यू एंड आर तीन लैंप इससे जुड़े हुए हैं एज शोन इन द फिगर। इनिशियली द स्विच एस इज केप्ट ओपन, ये आप स्विच एस देख रहे हो, ठीक है, ये ओपन रखा हुआ है इनिशियली, एंड द लैंप पी एंड क्यू आर ऑब्जर्व टू ग्लो, ठीक है, और पी और क्यू को देखा कि ये दो जल रहे थे, क्योंकि की ओपन है तो यहाँ पे तो करंट जाएगा ही नहीं ना, तो आर अभी नहीं जल रहा है। जब हम की एस को क्लोज करते हैं, हाउ विल द ब्राइटनेस ऑफ ग्लो ऑफ बल्ब पी एंड क्यू विल चेंज, तो पूछा गया है
ब्राइटनेस में P और Q की क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझे आप। एक बार दोबारा समझा देती हूँ। अगर बैटरी E से P, Q और R 3 बल्ब लगे हुए हैं, इनिशियली हमने क्या करा, जो की है S इसको ओपन रखा, यानी कि करंट इधर आया, आगे गया। ठीक है, इधर की साइड नहीं जा रहा है इनिशियली स्टार्टिंग में, राइट। लेकिन फिर हमने क्या करा, हमने इसको क्लोज कर दिया की को। अब पूछा है जब इस की को क्लोज कर दोगे तो P और Q की ब्राइटनेस में क्या कोई फर्क पड़ेगा। तो बच्चों आप देखो, जब करंट I यहाँ से जा रहा है, अब इस पॉइंट पे आके इसको दो रास्ते मिल गए। I करंट अगर टोटल था तो कुछ करंट यहाँ पे जाएगा और बाकी का करंट इधर चला जाएगा, यानी कि डिवाइड हो गया। तो ऑब्वियसली P जो है वो ज्यादा ब्राइटली ग्रो करेगा और जो Q है वो लेस ब्राइटली ग्लो करेगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है स्टेट ओम्स लॉ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ की डेफिनेशन कई बार आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। Ohm's law states that electric current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across it. Means it states V is proportional to I, V is proportional to R. तो हम कह सकते हैं V is equal to IR because R here is constant. यही है हमारा Ohm's law. Okay. चलिए, प्रोवाइडेड, यस, प्रोवाइडेड दैट ऑल फिजिकल कंडीशन यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वो ओहमिक कंडक्टर होता है। अगर टेम्परेचर वेरी होता रहेगा तो ओम्स लॉ को वो वेरीफाई नहीं करेगा। और एक और चीज, आपका ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो भी कई बार आता है वी आई ग्राफ। इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये ओमिक कंडक्टर है, अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये ओमिक कंडक्टर नहीं है। और ये लाइन हमें क्या देती है, ये लाइन हमें रेजिस्टेंस बताती है, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हाउ इज एन एमीटर कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बच्चों एम मीटर क्या मेजर करता है, एम मीटर मेजर करता है करंट को, यानी कि इसको सर्किट में कैसे कनेक्टेड होना चाहिए, इसको सर्किट में हमेशा ही सीरीज में कनेक्ट करा जाता है, क्योंकि ये सारा का सारा जो भी करंट पास कर रहा है सर्किट से उसको मेजर करता है, तो इसकी रेजिस्टेंस भी बहुत ही लो होनी चाहिए। थर्ड पार्ट इज पावर ऑफ लैंप इज 100 वॉट, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन 1 मिनट। तो चलिए इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। पावर बोल रहे हैं लैंप की कितनी है, 100 वॉट, और टाइम बोला था 1 मिनट। पूछा है एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही इक्विपमेंट की एनर्जी को मेजर करने को बोल रहे हैं, तो यानी कि आपसे बिल नहीं मांगा जा रहा, बस एनर्जी पूछेगी कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो यानी कि हमें इसमें पावर को कन्वर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मिनट को हम कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड्स में। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 6000 जूल्स। सिंपल इज द आंसर। अगर आपसे बिल पूछा जाता, 3-4 इक्विपमेंट्स होते, तो हम पावर को 1000 से डिवाइड करके किलोवाट में आंसर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a wire of resistance 5 ohm is bent in the form of a closed circle. Find the resistance between the 2 points at the ends of any diameter of the circle. तो बोला है एक वायर है, ठीक है, उस वायर की रेजिस्टेंस है 5 ओम और उसको हमने एक सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया, एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब बोला है कि रेजिस्टेंस फाइंड करो बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेट अस से ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इनके बीच की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करो अक्रॉस द एंड्स ऑफ द डायमीटर। तो इसका डायमीटर है, इसके बीच के हमको रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए इसको भी एक बार हम करके देख लेते हैं क्वेश्चन। नाउ गिवन वी नो दैट अ वायर विद रेजिस्टेंस 5 ओम, अब इसको हमने एक रिंग बना दिया है, यानी कि रेजिस्टेंस भी हाफ हो गई। हाफ रेजिस्टेंस यानी कि टोटल का हाफ कर दो, 5 का डिवाइडेड बाय 2 विच इज 2.5 ओम। ओके, क्योंकि ये सर्कल था, सर्कल के 2 पॉइंट्स ए और बी, इसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस निकालनी है। तो अगर टोटल की 5 थी तो आधी ऊपर की हो गई, आधी अब नीचे की हो गई, 2.5 एंड 2.5। तो अब हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा,
1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है तो आपका हो जाएगा 1/2.5 प्लस 1/2.5 विच इज इक्वल टू, सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2/2.5, दैट इज इक्वल टू, इसका आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, 2.5/2 इज 1.25 ओम। तो आपके रेजिस्टेंस आ गई 1.25 ओम, ये आपका आर इक्विवेलेंट आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आप इसके आंसर्स देख सकते हैं, आंसर्स की पिक्चर को भी क्लिक करके और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, ये है 20 ओम का इलेक्ट्रिक लैम्प, एंड अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी एज शोन इन द सर्किट, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आर इक्विवेलेंट, ये सीरीज में कनेक्टेड है, R1 इसको मान लेते हैं, R2 इसको मान लेते हैं, तो क्या होगा 4 प्लस 20 इज इक्वल टू 24 ओम। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, आर इक्विवेलेंट हमारा फर्स्ट का आ गया 24 ओम। सेकेंड पार्ट इज द करंट थ्रू द सर्किट। अब हमें इस सर्किट से जो भी करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करना है। करंट मेजर करने के लिए फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि I इज इक्वल टू V ओवर R। वोल्टेज कितनी दी गई है, वोल्टेज इज 6 वोल्ट, तो 6 ओवर पूरे सर्किट का पूछा गया है, डिवाइडेड बाय 24 कर देंगे, क्योंकि अभी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली थी 24, तो आपका आ जाएगा 0.25 एम्पियर, क्योंकि करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। तो आ गया हमारा सेकंड आंसर। थर्ड पार्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर। दो पार्ट हैं, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी कि हमें V निकालना है अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प, ठीक है, एंड V अक्रॉस द कंडक्टर। तो पहले हम निकालते हैं V इज इक्वल टू IR1। करंट कितना है, करंट है हमारा 0.25, तो R1 हमारा कितना है, R1 इज 4, तो ये आपका आ जाएगा 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस इज 1 वोल्ट। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इज इक्वल टू, करंट सेम है दोनों में क्योंकि ये सीरीज में है, रेजिस्टेंस 2 है 20, तो ये आपका हो जाएगा 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 4 ओम और 20 ओम रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, द पावर ऑफ द लैम्प। लैम्प की पावर कितनी है, तो पावर का फॉर्मूला हो जाता है I²R। ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूला लगा के पावर भी निकाल लेते हैं। पावर इज इक्वल टू I²R, क्योंकि ये सीरीज में है, तो पावर इज इक्वल टू I इज 2.5 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस इज 20, तो 0.25 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 0.0625 इनटू 20, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1.25 वॉट, क्योंकि पावर की ऐसा यूनिट क्या है, पावर की ऐसा यूनिट है वॉट। ऐसा यूनिट लगाना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो उसके हाफ मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो हियर यू कैन सी द आंसर, क्लियरली आपको दिया गया है, अच्छी तरीके से समझ लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज शोन इन द फिगर अबव, ए एंड बी आर द टू लैम्प्स। ए और बी ये दो लैम्प्स हैं। ए की रेट है 12 वोल्ट और 24 वॉट। लैम्प बी 6.0 volt. When lamp B operate at its rated voltage, the current is 3 ampere. ठीक है, तो जब ये अपनी वोल्टेज पे काम करता है तो इससे 3 एम्पियर करंट फ्लो करता है। द वैल्यू ऑफ R1 and R2 are so chosen that both the lamps operate at its rated voltage. Based on the information given, answer the following. Calculate the current in lamp A. तो हमें A में कितना करंट है वो निकालना है। ठीक है,
ए पार्ट में हमें कितना करंट है वो निकालना है। तो पावर इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो इसका पावर हमें दिया हुआ था और हमें वोल्टेज दिया हुआ था। पावर इज 24 वॉट एंड 12 वोल्ट। ठीक है, तो 24 वॉट इसका पावर है और 12 वोल्ट इसकी वोल्टेज है। दोनों को कट करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा 2 एम्पियर। तो करंट हमें निकाल लिया है हमने। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, पावर कितनी थी 24 वॉट, वोल्टेज कितनी थी 12 वोल्ट। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा था 3 एम्पियर और 60 वोल्ट दिया हुआ था। 6.0 वोल्ट, सॉरी 6.0 वोल्ट दिया गया था। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। स्टेट द गिवन रीजन फॉर द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी है वो पूछा गया है। तो बच्चों देखो, ये कनेक्शन कैसा है, ये कनेक्शन आपस में पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, तो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी। देखिए बच्चे, वोल्टमीटर की रीडिंग अगर ए पे रीडिंग 12 है, यानी कि ये जो बाकी के दो आपके यहाँ पे रजिस्टर हैं इनकी भी टोटल मिला के 12 होनी चाहिए। तो बी की 6 है तो यानी कि आर की भी 6 ही होगी, तभी टोटल 12 हो गया। और ये पैरेलल में है तो पैरेलल में करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, वोल्टेज सेम होती है। तो ए की वोल्टेज 12 है तो यानी कि वी जो है वो आपका कितना वोल्ट मेजर कर रहा है, V is equal to 12 volt as it is measuring the potential difference across the arm A, right, which is 12 volt। चलिए, इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ R2। R2 की रेजिस्टेंस को हमें मेजर करना है। R2 इज दिस। ठीक है, R2 में रेजिस्टेंस कितनी है। नाउ R2 की हमें रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, R2 की रेजिस्टेंस निकालनी है। पोटेंशियल डिफरेंस इसका है 6 वोल्ट। हमें कैसे पता चला, क्योंकि B का पोटेंशियल डिफरेंस था 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट इसका और R2 का भी 6 वोल्ट होगा, टोटल मिलकर 12 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल में हमेशा सेम होता है। A के पास 12 वोल्ट था तो R2 और B के पास भी टोटल मिला के 12 ही होना चाहिए था। तो हमने फाइंड आउट कर लिया R2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 6 वोल्ट, राइट। चलिए, अब हमें इसका करंट पता होना चाहिए अगर हमें R निकालना है। तो करंट बच्चे देखो, B और R सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो यानी कि अगर B से 3 एम्पियर जा रहा है तो R2 से भी करंट जो है वो 3 एम्पियर ही जा रहा होगा। नाउ वी कैन यूज फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR, R is equal to V over I, which is equal to 6 over 3, 6 over 3 that is 2 ohms। तो R2 की रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई है। R2 की रेजिस्टेंस है 2 ohms। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ लास्ट पार्ट पे आ गए हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1। R1 की हमें रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, चलो R1 की रेजिस्टेंस निकालते हैं। फोर्थ पार्ट R1, करंट थ्रू R1 इज इक्वल टू टोटल करंट। ठीक है, इससे करंट कितना फ्लो करेगा, जो टोटल करंट है। तो A पे था 2 एम्पियर, टोटल करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर प्लस यहाँ B और R2 से कितना जा रहा है 3 एम्पियर। तो टोटल R1 से करंट कितना जा रहा है 5 एम्पियर। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना होगा आपका 15 वोल्ट, क्योंकि ये आपका 15 वोल्ट है और यहाँ पे 12 वोल्ट है, माइनस 12 वोल्ट that is equal to 3 volt. Now we can easily find out R1 is equal to V over I। तो V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3, करंट कितना है 5, तो डिवाइड करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.6 ओम। तो R1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.6 ओम।
तो आंसर की पिक्चर आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए और अपने आंसर के साथ मैच कर लीजिए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सारे ही कर लिए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो भी सैम्पल पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे, सारे के सारे हमारे यहाँ पे हो गए हैं फिनिश। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं हम ह्यूमन आई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उसकी मैं आपको यहाँ पे एक ग्लिम्स दिखा देती हूँ। ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट के हम सारे क्वेश्चन करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही मज़ा आने वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में भी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन के साथ, जो गारंटीड आपके एग्जाम्स में ज़रूर आने वाले हैं। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। Keep learning, keep smiling, and keep shining. Till then, bye. Best of luck.